नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी की दुनिया से। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का यह 15वां वीडियो है। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर आप प्ले लिस्ट से भी जा करके देख सकते हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न इस नाम से एक प्ले लिस्ट है, आप जा करके वहाँ से भी सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। इस प्रश्न में बताना है कि जो भ्रमर गीत प्रसंग अलग अलग कवियों द्वारा वर्णित किया गया है उसका मूल स्रोत क्या है, वह कहाँ से लिया गया है। विकल्प हैं श्रीमद्भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद्भागवत का दसम स्कंद, श्रीमद्भागवत का तृतीय स्कंद, श्रीमद्भागवत का नवम स्कंद। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, श्रीमद्भागवत का दसम स्कंद भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। श्रीमद्भागवत पुराण के दसम स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। श्रीमद्भागवत पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं और श्रीमद्भागवत पुराण को भागवत नाम से भी जाना जाता है। महाभारत के भी रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। श्रीमद्भागवत गीता महाभारत का ही एक अंश है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि श्रीमद्भागवत पुराण और श्रीमद्भागवत गीता दोनों दो अलग पुस्तकें हैं और दोनों के रचनाकार कौन है? तो दोनों के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। इस चीज़ से आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। श्रीमद्भागवत पुराण एक अलग रचना है और श्रीमद्भागवत गीता एक अलग रचना है। और भ्रमर गीत प्रसंग का जो मूल स्रोत है वह श्रीमद्भागवत पुराण का दसम स्कंद है। श्रीमद्भागवत के दसम स्कंद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो लिखे गए हैं उनके नाम आप लोग देख लीजिए। सूरसागर, जिसको सूरदास ने लिखा है, सुख सागर, जिसको मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने लिखा है, और प्रेम सागर, जिसको लल्लू लाल ने लिखा है। और ये तीनों ही ग्रंथ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इस तथ्य को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? विकल्प हैं महात्मा गांधी, काका कलेलकर, सुनीत कुमार चटर्जी, विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सुनीत कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। तीसरा प्रश्न है, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की? राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिल करके किस उपन्यास की रचना की थी? विकल्प हैं सारा आकाश, आपका बंटी, एक इंच मुस्कान, मुर्दा सराय। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, एक इंच मुस्कान उपन्यास राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर के लिखा था। मन्नू भंडारी के जो अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं उसमें है आपका बंटी। आपका बंटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आपका बंटी किसने लिखा है। इनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, उसका नाम है महाभोज। और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1930 में शुरू की गई साहित्यिक पत्रिका हंस जो 1953 में बंद हो गई थी, उसका पुनर्प्रकाशन, फिर से प्रकाशन राजेंद्र यादव ने शुरू किया। कब शुरू किया? जुलाई 1986 में। और राजेंद्र यादव ने अपनी मृत्यु तक हंस पत्रिका का संपादन किया। सबसे पहले हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया? तो मुंशी प्रेमचंद ने शुरू किया। संपादन किसने किया? तो मुंशी प्रेमचंद ने किया। चौथा प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं? विकल्प हैं नल्ल सिंह, जगनिक, भट्ट केदार, मधुकर। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा है और इसमें राजा जयचंद्र का वर्णन है। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर कवि हैं। मधुकर कवि ने कौन सी रचना लिखी है? तो मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखी है। और जगनिक ने परमाल रासो लिखा है, जिसको आल्लखंड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। और नल्ल सिंह ने विजयपाल रासो लिखा है। पांचवा प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? विकल्प हैं राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और इनकी जो रचनाएं हैं वह हैं पौमचर्यु, जो राम कथा का वर्णन है, राम की कथा का इसमें वर्णन है। और इसका दूसरा नाम है पदम चरित्र। इसको पदम चरित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि पदम का मतलब राम होता है। इनकी दूसरी रचना है जिसका नाम है ऋट्ठडेमी चर्यु। यह महाभारत की कथा का इसमें वर्णन होने के कारण इसका हरिवंश पुराण और भारत पुराण नाम भी मिलता है। ऋट्ठडेमी चर्यु का हरिवंश पुराण और भारत पुराण ये भी नाम है। और राहुल सांकृत्यायन ने इनको, किसको? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। स्वयंभू को राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। छठवां प्रश्न है, सम सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर, सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार है? विकल्प हैं निदर्शना,
व्यतिरेक, समासोक्ति, अर्थांतर न्यास। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पे व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ होता है आधिक्य। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आधिक्य होता है। किसी चीज़ की अधिकता हो तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होगा। अब किसकी अधिकता होती है? यहाँ पे उपमान की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? उपमान की अपेक्षा। उपमान क्या है? उपमान है जिससे तुलना की जाए। जिस चीज़ से तुलना की जाती है उसको उपमान कहा जाता है। तो उसकी अपेक्षा उपमेय का उत्कर्ष होता है। किस लिए? गुण के आधिक्य होने के कारण। उपमेय किसको कहा जाता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान कहा जाता है जिससे तुलना की जाए, और उपमेय कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए। तो अगर उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष हो, उपमेय को श्रेष्ठ दिखाया जाए, उपमेय को क्या किया जाए? उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। और साथ ही साथ इसमें कारण भी बताया जाता है, क्योंकि व्यतिरेक अलंकार में कारण होना जरूरी है। तो इस प्रश्न में व्यतिरेक अलंकार है, दूसरा विकल्प सही है। 7वां प्रश्न है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? विकल्प हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, रक्त कमल, आषाढ़ का एक दिन। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। रक्त कमल मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। और ये तीनों नाटक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। रक्त कमल किसका नाटक है? तो रक्त कमल डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है और यह 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल भी एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। 8वां प्रश्न है, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से, यहाँ पे कूट दिया हुआ है, इससे सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे रचनाएं दी हुई हैं और यहाँ पे रचनाकार दिए हुए हैं, तो इनका मिलान करना है और उसके बाद इस कूट से उत्तर चुनना है। रचना दी है, क्या भूलूं क्या याद करूं, रसीदी टिकट, आवारा मसीहा, कलम का सिपाही। और रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, अमृता प्रीतम, अमृत राय, हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है। रसीदी टिकट अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखा है और यह बांग्ला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है और यह हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। और अमृत राय कौन है? अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के पुत्र हैं और इन्होंने ही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी है जिसका नाम है कलम का सिपाही। तो इस तरह से हम लोगों का तीसरा विकल्प सही है। 9वां प्रश्न है, कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है। विकल्प हैं जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, नहीं मानता है उपकार को, और जो किए हुए उपकार को मानता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कृतज्ञ कहते हैं। इस तरह से कृतज्ञ का विलोम हो गया कृतज्ञ। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है। विकल्प हैं प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गत को नहीं मानने वाला। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। गतानुगतिक का मतलब होता है पीछे चलने वाला। 11वां प्रश्न है, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प हैं हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आग में घी डालने पे आग और भड़केगी, मतलब क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है। 12वां प्रश्न है, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ है। विकल्प हैं मल फेंकना, दूसरे कपड़े गंदा करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है बदनाम करना। तीसरा विकल्प सही है। 13वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई? विकल्प हैं
1960 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और 1955 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है और ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए योग्य कौन होता है? तो भारत का कोई भी नागरिक, उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है और संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं उल्लिखित हैं उनमें से किसी भाषा में वह लिख रहा है तो वह इस पुरस्कार के लिए योग्य है। प्रथम ज्ञानपीठ की अगर बात की जाए तो यह मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को मिला और हिंदी के लिए किसको मिला? तो हिंदी के लिए सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को मिला। और कब मिला? तो 1968 ईस्वी में मिला। किस रचना के लिए मिला? तो चिदम्बरा के लिए मिला। और चिदम्बरा की रचना विधा क्या है? चिदम्बरा एक काव्य संग्रह है। और चिदम्बरा कब प्रकाशित हुई थी? तो चिदम्बरा 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित हुए थे। 14वां प्रश्न है, अद्रि शब्द का अर्थ है दुख, गीला, व्यर्थ, पर्वत। तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या है? इस प्रश्न का सही विकल्प है अद्रि का अर्थ होता है पर्वत। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन है? विकल्प हैं जात वेद लोहा, जात रूप चांदी, परभृत कौवा, ताम्रचूर्ण मुर्गा। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है क्योंकि अर्थ की दृष्टि से यही सही है। ताम्रचूर्ण का मतलब मुर्गा होता है। जातवेद अग्नि या सूर्य को कहा जाता है जबकि यहाँ पे लोहा दिया हुआ है तो यह सही शब्द युग्म नहीं है। जात रूप सोना को कहा जाता है जबकि यहाँ पे चांदी दिया हुआ है तो ये भी सही नहीं है। और परभृत किसको कहा जाता है? कोयल को कहा जाता है। यहाँ पे कौवा दिया है तो यह भी शब्द युग्म सही नहीं है। परभृत किसको कहते हैं? जो दूसरों के द्वारा पाला जाए। और कोयल इतनी चालाक जीव है कि यह अपने अंडे को कौवे के घोंसले में ले जा करके रख देती है और उसके बच्चे कौवों द्वारा पाले जाते हैं। दूसरों के द्वारा पाला हुआ होने के कारण कोयल को परभृत कहा जाता है और ताम्रचूर्ण मुर्गा को और कुक्कुट को कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विकल्प हैं तद्भव, तत्सम, शंकर, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। तद्भव में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। विसर्ग एक अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में अयोगवाह 2 होते हैं और संस्कृत में अयोगवाह 4 होते हैं। जब हिंदी में पूछा जाएगा कि अयोगवाह कितने होते हैं तब 2 होते हैं और जब संस्कृत में पूछा जाएगा अयोगवाह कितने होते हैं तो 4 होते हैं। 17वां प्रश्न है, व्याप्त में संधि है। विकल्प है गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। व्याप्त में यण संधि है। और यण संधि क्यों है? देखिए, व्याप्त का जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वी धन आप्त। वी से छोटी ई को बाहर निकालिए और आ। यण संधि का नियम है ई के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है? ई का य हो जाता है। अब य और आ मिलके क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। और यह आधा व है और यहाँ पे क्या है? पत है। तो मिल करके क्या हो जाएगा? व्याप्त। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? यहाँ पे यण संधि हो गई। यण संधि के सूत्र की बात अगर की जाए तो यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। परीक्षाओं में यह भी अक्सर पूछा जाता है। संधियों के सूत्र परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप लोग सारी संधियों के सूत्र रट डालिए। अगला प्रश्न है, कठपुतली में कौन सा समास है? विकल्प हैं संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। देखिए, कठपुतली में तो तत्पुरुष समास होता ही है। यहाँ पे तत्पुरुष समास का भेद पूछा जा रहा है कि कठपुतली में तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है। कठपुतली का जब आप समास विग्रह करेंगे तो होगा काठ की पुतली। अब काठ की पुतली में यहाँ जो पूर्व पद है उसमें संबंध कारक का चिन्ह लगा हुआ है की। तो जिसके प्रथम पद के साथ संबंध कारक का चिन्ह का के की लगा रहता है उसे संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष कहते हैं। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। किस पद की प्रधानता होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब देखिए, काठ की पुतली में काठ जो है वह पूर्व पद है और पुतली जो है वह उत्तर पद है। तो यहाँ काठ की बात नहीं हो रही है,
पुतली की बात हो रही है। समास को समासिक शब्द और समस्त पद इन नामों से भी जाना जाता है। समस्त पद का जब आप विग्रह करेंगे तो समास विग्रह होगा और उसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। 19वां प्रश्न है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है, विकल्प हैं लोइक, किक, अक, इक। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। लौकिक में इक प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्द हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, कहाँ जुड़ते हैं? अंत में जुड़ते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जो अंत में जुड़ता है वह प्रत्यय होता है। जो पहले लगता है उसको क्या कहते हैं? पहले लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग। अगला प्रश्न है, खेचर का पर्याय होगा, विकल्प है पक्षी, ग्रह, आकाश में चलने वाला, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। खेचर का मतलब होता है पक्षी, ग्रह, आकाश में चलने वाला, ये सब खेचर का पर्याय होता है। और खेचर में अगर समास की बात करें तो इसमें अलुक समास है। अब एक प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। राहुल सांकृत्यायन ने किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है? विकल्प हैं स्वयंभू, सरहपा, सबरपा, कन्नपा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।